हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि अपन ने पिछले लेक्चर में पुली ब्लॉक वाले क्वेश्चन किए थे, है ना। पुली ब्लॉक सिस्टम एटवुड मशीन वाले क्वेश्चन अपन ने वो क्वेश्चन सारे सोल्व किए थे, है ना। अच्छा, उसमें मैंने क्या बोला था कि पुली किस पर है? रेस्ट पर, है ना। उन सारे क्वेश्चनों में पुली रेस्ट पर थी, पर अब हो सकता है कि वैसे ही क्वेश्चन हो और पुली भी मूविंग हो, है ना। तो फिर उनके लिए अपने को एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन, है ना। तो पहले अपन कंस्ट्रेंट मोशन को फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर उन क्वेश्चनों पर आएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चनों जिसमें पुली मूविंग करेगी, है ना। तो अपन आज जो पढ़ने वाले हैं वो कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रेंट मोशन। तो हेडिंग डालो कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन, है ना। कंस्ट्रेंट मोशन। अच्छा, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बंधन, है ना। तो जैसे इसका धीरे धीरे मीनिंग पता लगेगा। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? बंधन, है ना। मतलब जैसे अब ये अपन जैसे स्ट्रिंग पर कंस्ट्रेंट लगाएंगे, है ना। स्ट्रिंग अभी जो अपनी चल रही थी ना, उस पर कुछ कंस्ट्रेंट लगाएंगे, है ना, कि ये कैसे मूव करेगी। अच्छा, मैं कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा कंस्ट्रेंट मोशन के, वो जरूर होने चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल है ना एनएलएम में। अब जैसे ये अपनी स्ट्रिंग है, क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन कैसे लगती थी? इस टाइप से, है ना। अभी स्ट्रिंग का ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है बी, ऐसे दोनों पॉइंट दे दिए अपने को, ए और बी, है ना। अब ये अगर स्ट्रिंग, इसकी कुछ कंडीशन है, कंस्टेंट मोशन में कुछ कंडीशन होगी, वो फॉलो करना चाहिए, तब कंस्टेंट मोशन इसमें एप्लीकेबल होगा, है ना। जैसे कि देखो, कंस्टेंट सबसे पहले तो ये जो दोनों पॉइंट है ए और बी, है ना, ये दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बराबर होना चाहिए। कंस्टेंट मोशन का एक और मीनिंग है। एक तो रस्सी हमेशा कैसी रहनी चाहिए? टाइट, है ना। रस्सी कैसी रहनी चाहिए हमेशा? मतलब स्ट्रिंग कैसी रहनी चाहिए? स्ट्रिंग इज इनफ्लेक्सिबल, है ना। इनफ्लेक्सिबल का मतलब स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए, रस्सी स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए, है ना। जो साइज उसकी पहले जो लेंथ थी वही रहनी चाहिए परमानेंट, है ना। और दूसरा पॉइंट, स्ट्रिंग स्लैक नहीं करनी चाहिए। स्लैक मतलब ढीली नहीं करनी होनी चाहिए, है ना। स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक, मतलब रस्सी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। ये कंस्टेंट के अपन पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, कंस्टेंट में क्या होता है ना, वो सारी चीजें। एक तो रस्सी इनफ्लेक्सिबल, है ना, जो लेंथ है फिक्स वही रहनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। और स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक, ढीली भी नहीं पड़नी चाहिए, है ना। ऐसे ही देखो, ये जो जैसे मान लो मैं इस रस्सी को यहां से यहां लेके चला गया, डिस्प्लेसमेंट करवा दिया इतना, ऐसे इस रस्सी इस स्ट्रिंग का मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करवा दिया, तो देखो ए वाला पॉइंट कहां पर आ गया? ए वाला पॉइंट पहले यहां पर था, अब यहां से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो उसको मैं बोल रहा हूं एक्स ए। उसको क्या बोल रहा हूं मैं? एक्स ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। ये अपना पॉइंट ए है ना, और ये अपना पॉइंट बी है। अब देखो पॉइंट बी पहले यहां पर था, तो ये कहां पर पहुंच गया? यहां पर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एक्स बी, है ना। तो कंस्टेंट मोशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना दोनों का, एक्स ए और एक्स बी, कंस्टेंट मोशन में जो दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बराबर होना चाहिए, है ना। वो क्या होना चाहिए? बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अच्छा बोथ पॉइंट की जगह एवरी पॉइंट लिखना चाहिए अपने को, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट इन स्ट्रिंग इज सेम। क्या होना चाहिए? सेम, है ना। मतलब जितना ए पॉइंट मूव करा है उतना ही बी पॉइंट भी मूव करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट अगर बराबर मूव नहीं करेंगे, जैसे मान लो ये ज्यादा चला गया और ये अगर कम चलेगा, है ना, तो रस्सी क्या हो जाएगी? रस्सी टूट जाएगी। अगर ये ए वाला पॉइंट ज्यादा चला गया और बी वाला कम चलेगा तो रस्सी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, है ना। तो अपने को रस्सी को टूटने से भी बचाना है और रस्सी को ढीली होने से भी बचाना है ना। तो बिल्कुल रस्सी टाइट होनी चाहिए, टाइट होकर चलनी चाहिए, है ना। ढीली भी नहीं पड़नी चाहिए और टूटनी भी नहीं चाहिए। तो अगर दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तो रस्सी बिल्कुल एकदम टाइट होकर चलेगी, है ना। अब अगर एक और चीज देखो, फोर्थ पॉइंट, अगर इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अगर बराबर है, तो इन हर पॉइंट की स्पीड भी बराबर होगी, हर पॉइंट की स्पीड भी बराबर होगी, है ना। क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगी? स्पीड वेलोसिटी, है ना। तो वो भी हर पॉइंट की बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसी पॉइंट का फिर टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करूं
तो एक्सेलरेशन आएगा, मतलब एक्सेलरेशन भी हर पॉइंट का बराबर होना चाहिए, लेकिन अपन सिर्फ 2 ही पॉइंट ले रहे हैं तो इसलिए मैंने दोनों पॉइंट का इक्वल लिया, पर हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब होता है ना, तभी ये कंस्टेंट मोशन इस पर एप्लीकेबल है। समझ गए क्या? तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, हर पॉइंट की स्पीड बराबर होगी, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन बराबर होगा, है ना। चलो इसके बाद देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंस्टेंट मोशन का, इसमें देखना 6 पॉइंट। जैसे मान लो कि ये अपनी रस्सी का पॉइंट है, ऐसे ये अपना ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब जैसे मान लो कि ये अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है, जैसे मान लो ए पॉइंट है ना, इधर किसी स्पीड से चल रहा है वी ए स्पीड, और ये एंगल पर चल रहा है मान लो θ1 पर, और बी वाला ए से चल रहा है ना, और इसकी स्पीड वी बी है ना, और इसका जो एंगल है वो θ2। जरूरी थोड़ी स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, अगर ए से चल रहे हैं तो आड़े टेढ़े, तो फिर क्या होना चाहिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 वाला। देखो ये रस्सी में टेंशन ऐसे होगा, है ना, तो इस वाले पॉइंट में ना, इस स्पीड के दोनों कंपोनेंट देखो, इस वी ए का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या होगा वी ए कोस θ1, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या होगा वी ए साइन θ1, है ना। और ऐसे ही वीबी वाले के भी 2 कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, वो क्या होगा वीबी कोस θ2, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या होगा वीबी साइन θ2। ऐसे अपन ने सारे कंपोनेंट कर दिए, है ना। अब एक चीज देखो, इसमें रस्सी के जो अलोंग कंपोनेंट है, रस्सी के जो अलोंग कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट स्पीड हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे एक्सेलरेशन, वो सारे बराबर होने चाहिए, है ना, क्योंकि रस्सी अगर स्पीड बराबर नहीं हुई है तो रस्सी टूट सकती है ना। जैसे मान लो आगे वाले की स्पीड कम है और पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है, तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी ना, और अगर पीछे वाले की स्पीड कम है आगे वाले की ज्यादा है तो रस्सी टूट जाएगी। तो दोनों स्पीड क्या होनी चाहिए, रस्सी के अलोंग कंपोनेंट क्या होने चाहिए, स्पीड के, डिस्प्लेसमेंट के, एक्सेलरेशन के, सारे बराबर, है ना। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड अलोंग स्ट्रिंग इज सेम, स्पीड अलोंग स्ट्रिंग इज सेम, है ना, मतलब कंपोनेंट सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए सेम, कंपोनेंट्स ऑफ स्पीड इज सेम, ये कंडीशन है कंस्टेंट मोशन, है ना। तो जैसे अगर मैं यहां से बोलना चाहूं तो दोनों की स्पीड के कंपोनेंट किधर आ रहे हैं, देखो इस वाले का रस्सी की तरफ कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला, और इस वाले का रस्सी की तरफ कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला, है ना। तो उधर से ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वी ए कोस θ1, है ना, ये रस्सी की तरफ इधर है ना, और इसकी इधर, तो वी ए कोस θ1 किसकी इक्वल होगा, वी बी कोस θ2। समझ गए क्या, है ना। अब जो वीबी साइन θ2 है और वी ए साइन θ1 है, ये क्या कर रहे हैं, ये रस्सी को रोटेट करवा रहे हैं, ये रस्सी को क्या करवा रहे हैं, रोटेट, है ना। पर आगे जो इनको चला रहे हैं ना ट्रांसलेशनल मोशन, वो सिर्फ ये वाले कंपोनेंट दे रहे हैं, है ना। तो अभी तो अपने को इनसे काम है कि ये दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, बराबर। समझ गए क्या। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं इस पर, यहीं पर देखना, एक एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो ये ए वाला, अभी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, ए वाला ऐसे जा रहा है और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, और बी वाला वो भी ऐसे जा रहा है, तो कितनी स्पीड से जा रहा होगा, है ना। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट स्पीड, फाइंड आउट स्पीड ऑफ पॉइंट बी so that string does not slack, does not slack, है ना, मतलब रस्सी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, यही तो कंडीशन है, कंस्टेंट में यही तो पढ़ रहे हैं पर, मतलब रस्सी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। अब यहां से देखो वी की रफ्तार कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो अपन स्ट्रेट लाइन में तो बता ही सकते थे ना डायरेक्ट, स्पीड क्या होनी चाहिए, बराबर, है ना। वी कितना है 10, तो यही इसकी इक्वल आएगा 10 मीटर पर सेकंड। समझ गए क्या, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी रफ्तार उसकी होनी चाहिए बी वाले पॉइंट की, नहीं तो रस्सी ढीली पड़ सकती है, टूट भी सकती है। तो बराबर स्पीड से अगर चलेंगे तो एकदम टाइट होकर चलेंगे। समझ गए क्या दोनों पॉइंट, है ना। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन देखना, एग्जाम्पल नंबर 2। यहां से देखो, अब जैसे ये ए पॉइंट है
और ये वाला है अपना बी पॉइंट, है ना। ए पॉइंट जा रहा है ऐसे 40 मीटर पर सेकंड से, और ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रखा है इसने वो है 37, है ना। और ए से जा रहा है बी पॉइंट, ए से जा रहा है अपना बी पॉइंट कितने एंगल पर, 53 डिग्री पर। समझ गए क्या। तो ये स्पीड ऑफ बी बतानी है, उसकी तो दी है, अब बी वाले की स्पीड बतानी है कि कितनी स्पीड से चल रहा होगा, ताकि ये रस्सी क्या नहीं करे, स्ट्रिंग क्या नहीं करे, स्लेक नहीं करे, है ना। स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ पॉइंट बी सो दैट स्ट्रिंग डज नॉट स्लेक, है ना। वो बी वाले पॉइंट की रफ्तार बतानी है कितनी स्पीड से चल रहा है वो, ताकि वो रस्सी ढीली ना पड़े, है ना। डज नॉट स्लेक। अब यहां पर देखो, अब ये किसी एंगल पर चल रहे, दोनों सीधे चल रहे तो डायरेक्ट अपन लिख रहे थे वी इज इक्वल टू वी, पर अब यहाँ पर ऐसे चल रहे हैं, तो अपने को पता है कि अगर ऐसे चले तो कंपोनेंट लेने से मतलब है अपने को, तो है ना। तो कंपोनेंट ले लो, रस्सी के अलग वाले कंपोनेंट ले लो, तो इसके तरफ कौन सा आएगा, 40 cos 37, है ना। वी का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट 40 cos 37, है ना। cos 37 की वैल्यू कितनी, 4/5, 5 से 8 बार कैंसिल, ये कितना आया 32 मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या। अब यहां से इसका भी तो एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, और वो क्या होगा, VB cos 53, VB cos 53। साइन वाले कंपोनेंट से तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो तो घुमाने का काम कर रहे हैं, चलाने का काम कौन से कर रहे हैं, ये दोनों वाले हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट। अब ये दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, बराबर, है ना। तो VB cos 53, VB cos 53 किसके बराबर होगा, 32 के, है ना। तो अपने को तो VB निकालना है, cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, और ये हो गया 32। तो बीबी की वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 32 इंटू 5/3, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 160 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से चल रहा होगा। समझ गए क्या, है ना। तो कंस्टेंट की यही कंडीशन है कि सारे रस्सी के अलोंग वाले जो कंपोनेंट है वो भी बराबर होने चाहिए, रस्सी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, रस्सी एकदम टाइट चलनी चाहिए, है ना, टूटनी भी नहीं चाहिए। तो कंस्टेंट का मतलब यही है ना, रस्सी एकदम टाइट चले। समझ गए क्या। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो इस पर, कंस्टेंट मोशन पर, एग्जाम्पल नंबर 3, है ना। यहां से देखना, अच्छा इस टाइप से है वो, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है ना, जिसका मास है m, उसको ऐसे रस्सी से बांधकर और इस वाले पॉइंट ऐसे इसको बांध दिया, और इस वाले पॉइंट को अपन v स्पीड से ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं, है ना। ऐसे v स्पीड से इसको खींच के लेके जा रहे हैं आगे। अब यहां से देखो, ये वाला इस स्ट्रिंग को ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं, है ना। तो ये वाला ब्लॉक ऐसे चल रहा है, देखो इधर, है ना। तो सब मैं इसको v1 बोल देता हूं, तो फिर ये जा रहा है इसे हॉरिजॉन्टल में v2 स्पीड से, और ये एंगल है अपना थीटा, ये एंगल कितना दिया है, थीटा, और ये ब्लॉक ऐसे हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। इस वाली ये जो है ना, इस ब्लॉक को ऐसे रस्सी से बांध दिया और इस वाले पॉइंट को v1 से खींच रहा है आगे, तो ये v2 स्पीड से ऐसे हॉरिजॉन्टल में जा रहा है ना। कितने एंगल पर, स्ट्रिंग से कितना एंगल बना रखा है, थीटा, है ना। तो फिर से अपना क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट स्पीड ऑफ ब्लॉक, स्पीड ऑफ ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और कंडीशन फिर वही है, स्ट्रिंग क्या नहीं करनी चाहिए, स्लेक नहीं करनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो दैट स्ट्रिंग डज नॉट स्लेक, डज नॉट स्लेक। समझ गए क्या। तो ऐसे अपनी कंडीशन है। अब इसके बाद देखो, हॉरिजॉन्टल में ये स्पीड बतानी है। अब ये देखो, ये स्ट्रिंग को देखना, ये इसका हर पॉइंट बराबर स्पीड से चलेगा v1 से, स्ट्रिंग का हर पॉइंट v1 स्पीड से चलेगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग को अपन v1 स्पीड से खींच रहे हैं। तो इसके ये वाले पॉइंट को देखो, यहां वाले पॉइंट को, ये भी तो v1 स्पीड से जा रहा होगा, ये भी आगे v1 स्पीड से जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट, है ना।
अब जो रस्सी की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, इस ये जो ब्लॉक ऐसे जा रहा है, तो इसका रस्सी की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो V1 के बराबर होना चाहिए, है ना। V2 का जो रस्सी की तरफ कंपोनेंट आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, V1 के बराबर। समझ गए क्या? क्योंकि अपन ने अभी तो देखा था कि जो रस्सी की तरफ कंपोनेंट है, स्पीड के रस्सी की तरफ जो कंपोनेंट है वो बराबर होने चाहिए, है ना। क्योंकि अपने को रस्सी को ढीली होने से, टाइट होने से, टूटने से, टाइट नहीं, ढीली होने से और टूटने से बचाना है, तो रस्सी की तरफ वाले कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। तो जैसे मान लो इस ब्लॉक को एक तरफ निकालो तो ये ऐसे जा रहा है V2 से, है ना, और रस्सी जा रही है ऐसे V1 से, और ये कितने एंगल पर है, थीटा। अब रस्सी ऐसे है, वो कितनी स्पीड से जा रही है, V1 से, तो V2 का जो ये वाला कंपोनेंट है वो V1 के बराबर होना चाहिए। V2 का कंपोनेंट लेना है इसकी तरफ, है ना, रस्सी वाला कंपोनेंट नहीं लेना है। हमेशा इसका कंपोनेंट रस्सी की तरफ, वो V1 के, ये इधर लेना है रस्सी की तरफ, है ना। जैसे कोई भी 2 ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक हो, तो सारे कंपोनेंट इधर आने चाहिए रस्सी की तरफ। तो इसका इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, कोस थीटा। V2 कोस थीटा वो किसके बराबर होना चाहिए, V1, क्योंकि ये इस V2 कोस थीटा वो V1 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी या टूट जाएगी, है ना। तो रस्सी को टाइट चलाने के लिए इसका ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर होना चाहिए, V1 के बराबर। तो यहां से देखो V2 की वैल्यू क्या आई है, V1 बाई कोस थीटा। समझ गए क्या, V2 इज इक्वल टू V1 बाई कोस थीटा, है ना। अब जैसे मैं इस पर एक एग्जांपल भी आ चुका है एग्जाम में, जैसे ये ब्लॉक है जिसका मास है M, है ना, और ये ऐसे जा रहा है V2 से, और यहां से एक रस्सी बंधी हुई है, और उस रस्सी को ऐसे जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आगे खींचा जा रहा है, और ये एंगल भी दे दिया, ये एंगल दे दिया 37 डिग्री, है ना। तो बताओ V2 स्पीड कितनी आएगी। फिर वही कंडीशन क्वेश्चन, वो ये फाइंड आउट स्पीड ऑफ ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब V2 ही बताना है ना। अब यहां से देखो इसका ये वाला कंपोनेंट, अभी रस्सी का ये वाला पॉइंट देखो, कोई सा भी पॉइंट उठा लो, ये कितनी स्पीड से जा रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रस्सी का हर पॉइंट 10 से जा रहा होगा, क्योंकि रस्सी को आगे वाले पॉइंट को 10 से खींच रहे ना, तो हर पॉइंट 10 से जा रहा होगा। तो V2 का जो ये वाला कंपोनेंट है, और जिधर थीटा होता है उधर कोस आता है ना, तो V2 का जो ये वाला कंपोनेंट है वो क्या आएगा, V2 कोस 37, वो किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर, है ना। कोस 37 कितना होता है, 4/5। तो यहां से देखो V2 की वैल्यू कितनी आएगी, V2 की वैल्यू, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो V2 कितना आएगा, 50 डिवाइड बाई 4 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होगा 50 डिवाइड बाई 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये फॉर्मेट भी पढ़ लिया अपने, क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मान लो और 2 ब्लॉक वाला क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे मान लो 2 ब्लॉक है, ऐसे एक स्ट्रिंग लगी हुई है ना, और एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है जिसको अपन ब्लॉक बी बोल रहे हैं, और एक ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है जिसको बोल रहे हैं अपन ब्लॉक नंबर 1, है ना। ऐसे 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, और इनको क्या करा, एक स्ट्रिंग से इसे बांध के ऐसे लगा दिया दोनों ब्लॉक्स को। समझ गए क्या, ये दोनों ब्लॉक्स पे ऐसे स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया। और ऐसा है कि जैसे ये वाला ब्लॉक है ना, ये वाला ब्लॉक की जो रफ्तार है V1, इसको जो बोल रहे हैं अपन, वो है 40 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। और इसने जो स्ट्रिंग से एंगल बना रखा है वो है अपना 37 डिग्री। ये ऐसे जा रहा है और स्ट्रिंग से कितना एंगल बना रखा है, 37 डिग्री। तो अगर ये ऐसे जा रहा होगा तो रस्सी ऐसे जा रही होगी, तो ये वाली रस्सी भी ऐसे जा रही होगी, मतलब पक्का ये बी वाला पॉइंट ऐसे जा रहा होगा। तो बी वाला पॉइंट कितनी रफ्तार से जा रहा है ना, और बी वाले पॉइंट ने रस्सी से जो एंगल बना रखा है वो बना रखा है 53 डिग्री। कितना एंगल बना रखा है, 53 डिग्री। फिर अपनी कंडीशन वही है कि फाइंड आउट स्पीड ऑफ ब्लॉक बी सो दैट स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, है ना। फाइंड आउट स्पीड ऑफ ब्लॉक बी सो दैट स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप। समझ गए क्या। अब देखो इसमें, अब बी वाला पॉइंट ऐसे जा रहा है और ए वाला ऐसे जा रहा है ना। तो अपने को पता है, अपने को तो एक चीज पढ़े रहना है कि स्पीड अलोंग स्ट्रिंग वो क्या होनी चाहिए, इन दोनों ब्लॉक की जो स्पीड है उनके दोनों के कंपोनेंट स्ट्रिंग की तरफ, रस्सी की तरफ, वो क्या होने चाहिए,
वो बराबर होने चाहिए। अपने को तो ये चीज पता है बस, है ना। अब बी पॉइंट देखो, इस बी पॉइंट को देखो, ये ऐसे जा रहा है ना। अब इसका एक कंपोनेंट पहले इधर करो, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या होगा 40 कोस 37। इसका कंपोनेंट तो आ गया, ये इसकी स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, और इसका एक कंपोनेंट इधर देखो, जिधर थीटा होता है उधर कोस आता है ना, तो 40 कोस 37। अब इसमें देखो, इसका देखो, इसको आगे बढ़ाओ थोड़ी सी स्ट्रिंग को, ऐसे स्ट्रिंग को आगे नहीं बढ़ा रहे, इस पॉइंट को अपन है ना, ये एंगल अगर 53 है तो ये एंगल भी कितना है 53। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये अपोजिट एंगल हो गए ना, तो ये एंगल 53 तो ये भी 53। अब ये देखो, ये स्ट्रिंग अपनी इस तरफ है, स्ट्रिंग दिख रही है क्या, इस तरफ अपनी स्ट्रिंग है ना, तो वी भी जा रहा है ऐसे, मतलब इसका ये वाला कंपोनेंट है इधर वाला, वो क्या होगा, अब इधर कोस है ना, ये इधर थीटा है तो इधर क्या आएगा कोस, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा वी बी कोस 53। अब देखो, ये रस्सी की तरफ अपन ने कंपोनेंट निकाल लिया बी वाले पॉइंट का। अब ये रस्सी की तरफ ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। यही तो अपनी कंस्ट्रेंट की अपनी कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टीज है ना, तो ये बराबर होना चाहिए। तो वी बी कोस 53 किसके बराबर होगा 40 कोस 37, है ना। अब यहां से देखो, कोस 53 कितना होता है, कोस 53 3/5, कोस 53 3/5, और कोस 37 कितना 4/5। देखो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया 160, और ये वी भी निकालना है तो 3 को डिवाइड में पहुंचाना पड़ेगा, है ना। ये देखो आंसर आ गया 160/3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या। देखो हर बार अपन ने सारे क्वेश्चनों में क्या किया है, सारे क्वेश्चनों में अपन एक ही चीज पर अड़े रहे कि रस्सी की तरफ जो स्पीड के कंपोनेंट आएंगे, है ना, वो इक्वल होने चाहिए। रस्सी की तरफ जो स्पीड के कंपोनेंट्स आएंगे वो इक्वल होने चाहिए, है ना, हमें उन्हीं से मतलब है, ताकि रस्सी ना तो ढीली पड़े और अगर ना टूट सके, है ना, बिल्कुल एकदम टाइट होके चले। समझ गए क्या। तो ऐसे स्पीड के कंपोनेंट अगर बराबर होंगे तो टाइट होके चलेंगे, अगर कम ज्यादा होंगे तो ढीली पड़ जाएगी। तो इसलिए अपन ने देखो ये दोनों कंपोनेंट बराबर कर दिए। समझ गए क्या, है ना। इसके बाद और क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 5। जैसे मान लो कि एक दीवार है, ऐसे ये दीवार खड़ी हुई है और ये एक सरफेस है, इस पर एक सेकंड रुकना, ये दीवार है और ऐसे ही सरफेस है, यहां पर एक रोड रखी हुई है ना, ऐसे एक रोड रखी हुई है, स्ट्रिंग नहीं है। अब स्ट्रिंग तो ऐसे डेली पड़ जाएगी ना, रोड है ना। अब वो रोड लोहे की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो ऐसे ये रोड रखी हुई है, ये रोड का अपना ए पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना जो सरफेस से टच है वो ए वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है बी। समझ गए क्या। अब ये वाला जो पॉइंट है ना वो इधर भाग रहा है फिसल के, ऐसे भाग रहा है, और उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और उसने जो यहाँ से एंगल बना रखा है वो है 37। कितना बना रखा है 37। अब ये अगर ये वाला पॉइंट इधर भागेगा, इसका रोड का जो ये वाला पॉइंट अगर इधर भागेगा तो ये वाला पॉइंट है ना ऐसे जाएगा नीचे। देखो जैसे मान लो ये रोड ऐसे रखी हुई है, तो अगर ये वाला पॉइंट ऐसे जाएगा ना, देखो ऐसे, तो ये वाला पॉइंट देखो नीचे आ रहा है एकदम, तो ऐसे जाएगा ये, तो ये जाएगा कैसे इस टाइप से, तो ये अपनी क्या होगी स्पीड ऑफ बी, है ना। और इसने जो यहाँ से वर्टिकल से जो एंगल बना रखा है वो है 53 डिग्री। कितना है 53 डिग्री, है ना। अब फिर से कंडीशन वही है कि वो बी वाले की रफ्तार क्या होगी। अच्छा मान लो अगर रोड नहीं है, स्ट्रिंग ही अगर है, तो अगर स्ट्रिंग को टाइट टकरा है ना, तो बी वाले पॉइंट की स्पीड बतानी है। समझ गए क्या, बी वाले पॉइंट की स्पीड बनानी है, स्पीड ऑफ पॉइंट बी, फिर कंडीशन सो दैट स्ट्रिंग हो या रोड हो, स्प्रिंग डज नॉट स्लैक। समझ गए क्या, फिर से स्लैक नहीं करनी चाहिए। अब इसमें देखो, इस वाले पॉइंट को देखो, सबसे पहले इसको देखो, इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ ऐसे, है ना। अगर ये एंगल 37 है तो ये कितना है, ये भी तो 37 है। अब इस 20 का देखो एक कंपोनेंट इधर देखो, इधर इस तरफ जो आएगा वो जिधर थीटा है उधर क्या आएगा कोस,
तो इधर जो इस कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा 20, इस पे 20 है ना, 20 और ये एंगल कितना है 37, तो 20 cos 37 है ना। और एक कंपोनेंट इधर आएगा, उसको कोई मतलब नहीं अपने को, और इसका ऐसे ही बीबी का एक पॉइंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। देखो बीबी का दो कंपोनेंट है, एक इधर और एक इधर, तो जो ये वाला होगा वो क्या होगा वीबी कोस 53 डिग्री, है ना, जिधर थीटा रहता है उधर कोस, तो वीबी कोस 53। अब फिर से देखो रस्सी के तरफ वाले कंपोनेंट क्या होने चाहिए, रस्सी के अलोंग जो स्पीड के कंपोनेंट आएंगे वो क्या होने चाहिए बराबर। तो यहां से देखो वीबी कोस 53, ये वाला जो है वो वीबी कोस 53 है, वो किसके बराबर होना चाहिए 20 कोस 37 डिग्री के बराबर, 20 कोस 37। अब यहां से देखो कोस 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5 और कोस 37 4/5, ये 4 बार में कैंसिल, तो वीबी की वैल्यू कितनी आएंगे, ये हो गया 16, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 80 और ये नीचे आ गया 3, 80/3 मीटर पर सेकेंड, ये रफ्तार आएगी इसकी 80/3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या, है ना। तो इस टाइप से देखो अपन हर बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करें, देखो पैटर्न बदल रहा है लेकिन अपना जो कॉन्सेप्ट है वो तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, कि अपन जो रस्सी के कंपोनेंट ले रहे हैं, स्ट्रिंग के जो स्पीड के कंपोनेंट ले रहे हैं, है ना, वो क्या है हर बार स्ट्रिंग की तरफ वो बराबर है, कंपोनेंट सारे बराबर होने चाहिए, है ना, क्योंकि स्लेक नहीं करनी चाहिए, नहीं टूटनी चाहिए। अब इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं जो जेई एडवांस में आए हैं, जेई एडवांस में एक बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। देखो ऐसा है, इस टाइप से क्वेश्चन है वो, यहां पर ऐसे दो पुलियां लगी हुई हैं इस टाइप से, है ना, और इन पुलियों से ऐसे एक रस्सी बांधकर ऐसे एक ब्लॉक लटका दिया जिसका मास है एम, है ना, ऐसे वो पुली यहां से भी लटकी हुई है इस टाइप से। अब ये दोनों रस्सियों को ऐसे निकालकर ऐसे निकाल लिया गया है, इसको भी ऐसे इससे घुमाकर ऐसे निकाल लिया, समझ गए क्या, ये दोनों पॉइंट हो गए। अब इन दोनों रस्सियों को ऐसे है ना सेम स्पीड से नीचे खींच रहे हैं यू से, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से नीचे खींच रहे हैं इनको, इन दोनों रस्सियों को ऐसे यू स्पीड से नीचे खींच रहे हैं। अच्छा रस्सियां दोनों अलग अलग है पर दोनों को यू स्पीड से ऐसे नीचे खींच रहे हैं, तो और ये एंगल है ना इसने वर्टिकल से जो एंगल बना रखा है दोनों ने वो थीटा बना रखा है, कितना थीटा, दोनों का एंगल थीटा है बराबर। अब इसके बाद देखो इन दोनों पॉइंट को यू से खींच रहे हैं, तो ये वाला जो ब्लॉक है ना वो ए से जा रहा है कितनी स्पीड से, बी से, ऐसे वर्टिकल ऊपर जा रहा है ना वी स्पीड से, तो अपने को वो वी स्पीड ही बताना है ना, वो स्पीड क्या होगी ब्लॉक की, है ना, इन दोनों पॉइंट की स्पीड क्या है सेम बराबर है यू, तो उसकी स्पीड बतानी है अपने को। फिर क्वेश्चन फाइंड आउट स्पीड ऑफ ब्लॉक इन वर्टिकल, समझ गए क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या स्पीड होगी। अब इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक को दोनों रस्सियां ऊपर खींच के लेके जा रही है ना, तो जैसे ये वाली स्ट्रिंग को देखो, अभी सिर्फ इस वाली स्ट्रिंग को देखो, तो इस वाली स्ट्रिंग का हर पॉइंट कितने से जा रहा होगा यू से, क्योंकि इसको यू से नीचे खींच रहे हैं यहाँ पर, तो हर पॉइंट यू से जा रहा होगा, है ना, तो यह वाला पॉइंट जैसे उठा के देखो तो ये इधर जा रहा होगा यू स्पीड से जा रहा होगा क्या, है ना, ऐसे ही इस स्ट्रिंग को भी यू से खींच रहे हैं तो ये भी हर पॉइंट इसके यू से जा रहे होंगे, है ना, तो कोई एक रस्सी को निकालो बाहर, जैसे एक इस पर एफडी बनाओ, तो ये पॉइंट तो है अपना बी ऊपर, है ना, इसकी स्पीड ब्लॉक की एम की ऊपर है ना स्पीड, और जो ये वाली रस्सी है वो ऐसे जा रही है कितनी रफ्तार से यू से, और कितने एंगल पर जा रही है वो थीटा से, है ना, ऐसा ही है ना। अब इसको देखो, इस ये ब्लॉक जो बी से ऊपर जा रहा है तो इसका जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो यू के बराबर होना चाहिए, है ना, देखो हमेशा है ना ब्लॉक जा रहा हो या फिर और कोई पॉइंट जा रहा हो तो रस्सी की तरफ कंपोनेंट लेना है, ऐसा नहीं करना है कि यू का इधर वाला कंपोनेंट ले दिया यू cos थीटा इज इक्वल टू बी, ऐसा भी ऑप्शन रहेगा इसमें, हमेशा ब्लॉक का ये वाला रस्सी की तरफ कंपोनेंट लेना है हमेशा, है ना,
तो इस ब्लॉक का देखो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इस ब्लॉक का ये वाला कंपोनेंट देखो रस्सी की तरफ, रस्सी है ना स्ट्रिंग, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, क्या होगा v cos थीटा, है ना, थीटा तरफ v cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। अभी v cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, u के बराबर, तो v cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, u के बराबर, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, u बाई cos थीटा। अब जैसे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है अपने को कि ये रस्सी भी तो खींच रही है, ऐसे ये रस्सी भी तो इधर से खींच रही है, उसका भी तो कंपोनेंट आएगा। तो अगर ये u cos थीटा से चल रहा है इधर, है ना, जैसे मान लो ये वाली रस्सी से u cos थीटा से ऊपर चला रही है, ये अपन ने ये नहीं कहा ये वाली रस्सी इसको इस ऊपर u cos थीटा से u बाई cos थीटा से चला रहा है, ऐसे ये वाली रस्सी भी से u बाई cos थीटा से चलाएगी, तो दोनों के मिलकर 2u बाई cos थीटा होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 2u बाई cos थीटा हो जाएगा, अगर ये 2u बाई cos थीटा हो जाएगा, है ना, तो ये स्पीड ब्लॉक की बढ़ जाएगी, और अगर इस ब्लॉक की स्पीड ऊपर बढ़ गई है तो इसका ये वाले कंपोनेंट भी दोनों क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे, तो ये वाले तो यू से चल रहे हैं ना, है ना, इसलिए कोई एक रस्सी देखो, कोई एक रस्सी के बराबर भी होना चाहिए, है ना, कोई एक रस्सी का, किसी भी एक रस्सी को उठा लो, या तो ये वाली को उठा लो या फिर ये वाली को, तो दोनों के कंपोनेंट बराबर होने चाहिए, है ना, यही तो कंडीशन है अपनी कंस्ट्रेंट मोशन में कि स्पीड सारे पॉइंट की बराबर होनी चाहिए रस्सी की तरफ, स्ट्रिंग की तरफ, समझ गए क्या, है ना। तो ये इसीलिए अपन ने किसी एक पॉइंट का किया है। तो एक बार ये आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, है ना, u बाई cos थीटा। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी था, ये 2u बाई cos थीटा, है ना, एक ऑप्शन 2u बाई cos थीटा भी था, तो वो वाला गलत है, समझ गए क्या। तो इस तरीके से अपने को कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझ गए, है ना। अब इसके बाद देखो, इन सारे क्वेश्चनों में कंस्ट्रेंट मोशन में अभी तक भी पुली रेस्ट पर ही थी, अभी तक पुली क्या थी, रेस्ट पर अब हो सकता है कि पुली भी चले, है ना, तो अब वही क्वेश्चन करेंगे अपन, व्हेन पुली इज एक्सेलरेटेड, है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं अपन, व्हेन पुली इज एक्सेलरेटेड। अच्छा, इसमें अपन टॉपिक का नाम डालते हैं एक्सेलरेटेड पुली, है ना, एक्सेलरेटेड पुली, एक्सेलरेटेड पुली, हो सकता है पुली भी चले, है ना। तो यहां से देखना, अब जैसे पुली एक्सेलरेटेड, अभी तक पुली रेस्ट पर थी, तो एक्सेलरेटेड पुली कैसी होगी, जैसे मान लो ये पुली है, इस पर ही अपने दोनों ब्लॉक लगे हुए हैं, जिसका एक का मास तो था m1 और दूसरे वाले का मास था m2। अपन पढ़ के आए थे ना अभी पुली ब्लॉक सिस्टम में, पर पुली रेस्ट पर थी, अब पुली कैसे होगी, चल रही है ना। अब ये जैसे मान लो ये पुली को अपन ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली है, एपी, एपी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, है ना, एपी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अब वो ऊपर जा रही है, अब देखो जैसे पुली एक्सेलरेटेड है, अभी अपन देखो ये पूरी अपनी एक ही स्ट्रिंग थी, अब जब पुली रेस्ट पर थी तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या था, इक्वल, है ना, इसका नीचे था इसका ऊपर था, डायरेक्शन अपोजिट थी, पर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड था वो तो बराबर था ना, डायरेक्शन अपोजिट थी पर मैग्नीट्यूड बराबर था। पर अब पुली एक्सेलरेटेड होने की वजह से अब इसका, है ना, दोनों का एक्सेलरेशन भी अलग अलग हो जाएगा, इन दोनों का एक्सेलरेशन भी अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए एक्सेलरेशन को अब ये देखो, जैसे मान लो फिर कंडीशन अपनी ये है कि m1 क्या है, ग्रेटर देन m2, समझ गए। तो अब भी m1 तो नीचे जाएगा ना, और m2 किधर जाएगा, ऊपर, लेकिन अब एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, पता है क्यों, क्योंकि जब देखो पुली रेस्ट पर थी तो ये दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी में नीचे गिर रहे थे, है ना, लेकिन अब पुली चल रही है, तो जैसे मान लो ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है और पुली भी ऊपर जा रही है, तो इसको तो थोड़ा सा सपोर्ट मिला है ना, इसको सपोर्ट मिल गया, और इसका तो ओपोज हो रहा है, ये नीचे जा रहा था पहले और एक्सेलरेशन ऊपर है अब, है ना। तो अब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, तो a1 a2 मैंने नाम दे दिया, है ना, डायरेक्शन ऐसे होगी, इसका नीचे और इसका ऊपर। अब देखो जैसे पुली के रेस्पेक्ट में अगर इनका एक्सेलरेशन देखना है, अब पुली चल रही है तो पुली के रेस्पेक्ट में अगर इनका एक्सेलरेशन, अब जैसे मान लो एक्सेलरेशन ऑफ पुली बताना है मुझे, है ना, तो कितना होगा। अब इसको देखो, इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है ना m1 और m2 का, वो इसके रिलेटिव में देखो पुली के रिलेटिव में, समझ गए क्या, मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिलेटिव मोशन वाले कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। तो अगर जैसे अगर इनको ग्राउंड पे बैठ के देखे तो पता नहीं लगेगा, समझ गए क्या। तो इस पर है ना पुली पर ही बैठ जाओ, पुली पर बैठकर इन दोनों को देखो, अगर मैं पुली पर बैठ जाऊंगा, है ना, तो पुली के अगर पुली पर अगर मैं बैठूंगा तो पुली किस में आ जाएगी, रेस्ट पे, मतलब पुली पर बैठ जाऊंगा तो मैं पुली के रिलेटिव में दोनों का एक्सेलरेशन देखूंगा। तो पुली पर अगर बैठ के मैं इसको देखूंगा m1, तो ये नीचे जाएगा,
और ये जाएगा ऊपर, है ना। मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा पुली का रिस्पेक्ट में, पहले वाले का। मतलब जैसे मैं इस वाले पॉइंट को इसको ब्लॉक नंबर 1 नाम दे रहा हूँ, इसको 2, जैसे m1 m2 दिया ना, ऐसे ही देखो m1 का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली। अपन 1 और 2 के एक्सेलरेशन है ना पुली के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं अपन, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली। अब ये नीचे जा रहा है और ये कैसे जा रहा है पुली के रिस्पेक्ट में, ऊपर, है ना। तो ये नीचे जा रहा है, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव मानूं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। या फिर इसके अगर नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव मान लो तो इसकी क्या होगी, पॉजिटिव। तो एक को तो नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड वाले ब्लॉक का कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पुली, नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ गए क्या। अब जैसे अपन पुली पे बैठ के देख रहे हैं ना, पुली के रिलेटिव में, तो पुली किस पर आ गई, रेस्ट में, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली किधर होगा, नीचे। तो ये किधर होगा, ऊपर, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया। अब अपन रिलेटिव मोशन से कर रहे हैं इसको, है ना। तो इसको कैसे लिखते थे अपन रिलेटिव मोशन में, एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ, ये 2 था यहाँ पे तो यहाँ p लिख दिया, है ना, क्योंकि p है, इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। इन दोनों कैसे लिखते हैं अपन रिलेटिव में। अब यहां से देखना थोड़ा सा, इसको भी एक स्टेप और बढ़ाओ, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का a2 और ये हो जाएगा प्लस का AP, है ना। अब ये AP इधर भी चल रहा है और AP उधर भी चल रहा है, तो इस AP को उधर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, AP को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो, और इस A2 को इधर लेके जाओ तो ये हो गया A1 प्लस A2 इक्वल टू, और ये AP उधर जाएगा तो 2AP हो जाएगा। हो जाएगा क्या। अब यहां से देखो AP की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ AP की वैल्यू देखो, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2, है ना। अब जैसे बुक्स में है ना, ये इस टाइप से मिलेगा वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना, इस टाइप से। अगर वेक्टर लगा दिया तो फिर साइन के साथ रखना, जैसे इसके ये नीचे है तो इसको नेगेटिव रखेंगे, ये ऊपर है तो पॉजिटिव। समझ गए क्या। तो फिर साइन के साथ इनकी वैल्यू पुट करनी है अगर वेक्टर लगाया है तो। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो फिर डायरेक्ट है ना, बिना साइन के भी चल जाएगा, पर इसे बुकों में लिखा रहता है A1 प्लस A2 अपॉन 2। अब इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब पुली अगर एक्सेलरेटेड है, अब अगर पुली एक्सेलरेटेड है तो दोनों का एक्सेलरेशन भी बदल जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन देखो इस पर, जैसे मान लो ये पुली है, ऐसे जा रही है, कितनी स्पीड लें इसकी। अच्छा पहले एक ब्लॉक को बना देते हैं, फिर ये ब्लॉक हो गया अपना, ये ब्लॉक A है और ये ब्लॉक B है ना। ये जा रहा है, मान लो इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ A वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और पुली जा रही है ऊपर, एक्सेलरेशन ऑफ पुली वो भी दिया है अपने को 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। पुली का एक्सेलरेशन भी दिया है इस बार, पुली एक्सेलरेटेड है ना, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए भी दिया है। अब बताना है कि ब्लॉक बी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइन भी बताना है, कितना मैग्नीट्यूड है वो भी बताना है ना। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, बी वाले का एक्सेलरेशन बताना है। अब इसमें देखो, अब अगर ये पहले से इसके डायरेक्शन बता दी कि नीचे और पुली की डायरेक्शन बता दी कि वो ऊपर है ना, तो अपन तो एक चीज जानते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन 2, है ना। देखो अपन ने A1 प्लस A2 लिखा था, A1 प्लस A2, है ना, तो अपन ने 1 और 2 की जगह A और B मान ली, तो वहाँ A1 और 2 की जगह क्या कर दिया अपन ने, A और B, है ना। अब यहां से देखा साइन के साथ रखना है। अच्छा ऐसा भी जरूरी नहीं कि तुम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव रख रहे हो तो नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। तुमने जो सोचा है, जैसे नीचे वाले डायरेक्शन को तुम नेगेटिव रख रहे हो तो फिर ऊपर की पॉजिटिव रख। अब जैसे मैं मान लो कि मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव रख रहा हूं, है ना, तो ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव रखा हूं तो एक्सेलरेशन देखो पुली का कितना है 15, तो ये पॉजिटिव में लिखा मैंने, है ना। अब ये बी वाला ए वाला ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे, तो फिर मैं इसको -10 रखूंगा। समझ गए क्या, है ना। अब बी वाले का तो पता भी नहीं है ना, तो मैग्नीट्यूड पता, तो इसको तो ऐसा ही लिखा रहने दो, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन 2, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन 2, है ना। तो यहां से मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, डायरेक्शन भी। अगर जैसे देखो आपने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी भी पॉजिटिव आया है मतलब वो ऊपर जा रहा है ना, और अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब नीचे जा रहा है। समझ गए क्या।
तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, ये कितना हो गया 30 इक्वल टू -10 प्लस AB, है ना। तो यहाँ से देखो AB की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर क्रॉस इधर प्लस मार्क हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से एक चीज देखो, तुम मैग्नीट्यूड भी पता लग गया और साइन भी पता लग गया। देखो साइन कैसा है, ये वैल्यू पॉजिटिव आई है क्या, ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो यहां से ये पता लग रहा है अपन ने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था और ये वैल्यू भी पॉजिटिव आई है, मतलब ये ब्लॉक किधर जा रहा है, बी वाला इधर जा रहा है, और कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों चीजें अपन ने कैलकुलेट, डायरेक्शन भी बता दी किधर जा रहा है और कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है वो भी पता लग गया, है ना। ऊपर जा रहा है, समझ गया क्या, डायरेक्शन पता लग गया, पॉजिटिव आंसर आया इसलिए डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लिया अपन ने। अब इसके बाद देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इस पर थोड़े से मैं अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं इस पर। जैसे मान लो ऐसा है क्वेश्चन, इस टाइप से एक पुली लगी हुई है, यहां से फिर एक पुली, यहां से फिर एक पुली कनेक्ट कर दी है, वो ऐसे लग रही है ना। हाँ, अब जैसे पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेते हैं, धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे। अब जैसे मान लो ये ब्लॉक ए है और इस पुली से एक ब्लॉक बी बांध दिया, है ना, ये बी वाला ऐसे बांध दिए दोनों को, है ना। अब ये वाली पुली को देखो, ये एक्सेलरेटेड है ना, ये पुली, अब जैसे मान लो ये ब्लॉक जा रहा है इसे ए एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन मुझे पहले ही दे दिया, है ना। जैसे मान लो मैं इसको एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए बोल देता हूँ, तो ब्लॉक बी का पता नहीं ना किधर जा रहा है, तो बी का डायरेक्शन भी बताना है, और कितना इन दोनों एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी दोनों के बीच में एक रिलेशन बताना है कि कितना क्या होगा, है ना। तो जैसे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए का कितना है, ए इंटू कैपिटल ए, है ना। अच्छा ये ऐसा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, समझ गए क्या। अब बी वाले की डायरेक्शन भी बतानी है और कितना मैग्नीट्यूड होगा वो भी बताना है। अब यहां से देखो, ये पुली तो रेस्ट पर है, ये वाली पुली रेस्ट पर है, ये वाली अभी रेस्ट पर नहीं है ना, ये वाली अभी रेस्ट पर नहीं है, ये वाली रेस्ट पर है क्योंकि ये सीलिंग से टच है। अब ये पता है अपने को, एक चीज दे दिया कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए कितना है नीचे, और इतना दिया हुआ है। अब ब्लॉक का बी वाले का पता नहीं है, पर मुझे ये पता है कि जितने एक्सेलरेशन से पुली जाएगी, जितने एक्सेलरेशन से पुली जाएगी उतने ही एक्सेलरेशन से ब्लॉक बी जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक बी है ना पुली से डायरेक्ट अटैच है, मतलब जितने एक्सेलरेशन, पुली अगर नीचे जाएगी तो ये नीचे जाएगा, पुली ऊपर जाएगी तो ये ब्लॉक बी भी ऊपर जाएगा। मतलब मैं अगर इस पुली का एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं उतना ही ब्लॉक बी का होगा, समझ गए क्या। उतना ही एक्सेलरेशन कितना होगा, और उतना ही एक्सेलरेशन किसका होगा, ब्लॉक बी का। तो अपने को बताना है फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, है ना। मतलब मैं पुली, इस पुली का एक्सेलरेशन निकाल दूं तो वही ब्लॉक बी का होगा, समझ गए क्या। अब यहां से देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना। अब जैसे देखो, ये वाली रस्सी पूरी एक ही है, ये जो रस्सी बंधी हुई है ये पूरी एक ही है ना। अगर ये वाली रस्सी ऐसे जा रही है इस तरफ, कितने एक्सेलरेशन से, इसके एक्सेलरेशन से जाएगी ना नीचे, तो ये अगर रस्सी नीचे जाएगी तो ये ऊपर जाएगी, वो भी कितने से जाएगी, इतने से ही, है ना। जितने से इसको खींचेंगे उतने से ही तो ये ऊपर जाएगी, समझ गए क्या। अब ये वाली रस्सी को देखो, इस वाली रस्सी को, ये है ना सीलिंग से टच है डायरेक्ट, ऐसे निकलकर सीलिंग से टच है, मतलब ये वाली रस्सी कहीं नहीं जा सकती है, सिर्फ ये वाली जाएगी। ये सीलिंग से टच हो गई, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। सीलिंग से अगर रस्सी टच हो जाए डायरेक्ट, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, है ना। अब यहां से देखना, इस पुली का अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, इस वाली पुली का, है ना, तो अपन जैसे इन दोनों, अपन अभी देखो ये वाले क्वेश्चनों में अभी क्या करके आ रहे थे, पुली जो एक्सेलरेशन और पुली निकाल रहे थे, तो इन दोनों पॉइंट का तो एक्सेलरेशन निकले थे। जैसे यहाँ ब्लॉक ए था और ये वाला अपना ब्लॉक बी था, है ना, तो ये दोनों रस्सियां ही तो है, इन दोनों रस्सियों का एक्सेलरेशन निकला था अपने। तो ये वाली एक रस्सी मिल गई, एक वाली ये रस्सी, इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका एक्सेलरेशन ए है। अब यहाँ से देखो,
अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो मुझे कॉमन सेंस से ये पता लग रहा है कि ये वाला ब्लॉक जाएगा, ये वाली रस्सी जाएगी नीचे, तो ये वाली रस्सी जाएगी ऊपर, और अगर ये वाली रस्सी ऊपर जाएगी, ये तो रेस्ट पर है अपनी क्योंकि ये सीलिंग से टच है, तो ये वाली अगर रस्सी ऊपर जाएगी तो ये इसको पक्का ऊपर लेके जाएगी, है ना। ये वाली अगर रस्सी ऊपर जा रही है तो ये पुली भी ऐसे 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 जाएगी ना ऊपर, ये है ना, तो ये पुली भी ऐसे ऊपर जाएगी, कॉमन सेंस से पता लग रहा है। और अगर ऐसे भी नहीं पता चल रहा है तो फिर अपने को पता है एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ अपने अपन सीखा है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट 2 अपॉन 2, है ना। तो इसको ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये तो रेस्ट पर है। ये जैसे इस पुली का देखो, ये वाली रस्सी पहला पॉइंट है, ये दूसरा वाला है। अब ये वाला पॉइंट, ये वाली रस्सी तो अपनी रेस्ट पर है क्योंकि सीलिंग से टच में, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना आएगा, देखो A1 वाले की कितनी है स्पीड, एक्सेलरेशन ऑफ A2 वाली क्या कर रही है, रेस्ट पर है, तो उसको +0 तो लिखना जरूरी नहीं है, अपॉन 2, है ना। ये तो चल ही रहा है अपना। अब देखो ये साइन इसका, अब ऊपर वाली डायरेक्शन में तो मैंने पॉजिटिव माना था इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव में रखा है। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ पुली देखो पॉजिटिव में आ रहा है, कितना आ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A अपॉन 2, है ना। अब यहां से एक चीज देखो, मैंने क्या बोला था कि जितने एक्सेलरेशन से पुली जाएगी, मान लो पुली ऐसे जा रही है ऊपर, है ना, डायरेक्शन पता लग गई ना अब अपने को कि ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर जा रही है। अब देखो ये जो ब्लॉक है इससे अटैच है डायरेक्ट यहाँ पे, मतलब जितने एक्सेलरेशन से पुली ऊपर जाएगी उतने एक्सेलरेशन से क्या जाएगा, पॉइंट बी, मतलब यही एक्सेलरेशन किसका होगा, बी वाले ब्लॉक का, है ना। कितना, A/2, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A/2, समझ गए क्या। तो एक्सेलरेशन बी वाले का देखो अपन ने निकाल लिया, एक्सेलरेशन ऑफ A/2, है ना, तो ए से निकालना है। अब जैसे मान लो इसमें तो देखो एक पुली तो थी अपनी रेस्ट पर और एक पुली थी एक्सेलरेटेड, एक पुली रेस्ट पर है और एक पुली एक्सेलरेटेड है। हो सकता है आगे वाले क्वेश्चनों में दो पुली मोशन में हो सकती है ना, दो से ज्यादा हो सकती है। कि पुली अगर एक्सेलरेटेड होगी, है ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या था, AP = A1 + A2 अपॉन 2, है ना। पर अगर जैसे एक से ज्यादा पुली एक्सेलरेटेड हो, है ना, जैसे मान लो क्वेश्चन में अपने को एक से ज्यादा पुली एक्सेलरेटेड दी है ना, तो उसके लिए फिर अपने पास दो मेथड है सोल्व करने के लिए, है ना। जैसे मान लो एक्सेलरेशन निकालना है दो ब्लॉक, एक ब्लॉक का एक का दिया हुआ है, तो उसके लिए दो मेथड बनाई हुई है। देखना, पहली मेथड है एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड, एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड, एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। देखना इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे मान लो एक पुली थी तो कोई दिक्कत नहीं थी अपने को, एक्सेलरेशन ऑफ पुली कैसे निकाल रहे थे अपन, A1 + A2 अपॉन 2, है ना, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना। पर अगर जैसे अब एक से ज्यादा पुलियां हो, जैसे मान लो एक पुली ऐसे लगी हुई है, फिर एक पुली ऐसे लगा दी, है ना, फिर एक पुली को ऐसे लगा दिया, और फिर एक पुली ऐसे कनेक्ट करके और यहां से एक ब्लॉक को ऐसे लगा दिया, है ना, ये ब्लॉक नंबर A है, और इन दोनों पुलियों से एक ब्लॉक B को कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, ये ब्लॉक B को कनेक्ट कर दिया, है ना। अब जैसे मान लो देखो एक पुली होती तो अपन निकाल रहे थे आसानी से, पर अब इसमें एक से ज्यादा पुली एक्सेलरेटेड है। देखो ये दोनों तो रेस्ट पर है, ये दोनों पुली कहां पर कनेक्ट है, सीलिंग पर, है ना, तो ये दोनों पुलियां तो रेस्ट पर है। अब यहां से देखो, जैसे मान लो मुझे एक्सेलरेशन A वाले का दिया है, एक्सेलरेशन ऑफ A, है ना, और B वाले का निकालना है। अब जैसे मान लो देखो ये पूरी स्ट्रिंग एक ही है, ये पूरी जो स्ट्रिंग लगी हुई है ना यहां से यहां तक, ये एक ही है। अगर ये स्ट्रिंग को मैं नीचे खींचूंगा, है ना, तो ये वाली स्ट्रिंग ऊपर जाएगी, ये नीचे जाएगी, मतलब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ B किधर होगा, ऊपर। समझ गए क्या। अब जैसे मान लो, अब देखो दो पुलियां एक्सेलरेटेड है, ये वाली भी एक्सेलरेटेड है और ये वाली भी एक्सेलरेटेड है, और ये तो रेस्ट पर है क्योंकि ये सीलिंग पर टच है ना। तो इसमें जैसे एक्सेलरेशन ऑफ B निकालना है तो किस टाइप से निकालेंगे, इसके लिए दो मेथड बनाई गई है ना। पहली मेथड कौन सी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड, है ना। तो ये सीखो सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। इसमें देखना, ऐसे पॉइंट देखो जो कनेक्टेड है, ऐसे पॉइंट देखो जो ब्लॉक और पुली से कनेक्टेड है ना। तो जैसे मान लो एक पॉइंट तो ये हो गया, ये देखो स्ट्रिंग और इससे ए ब्लॉक से कनेक्टेड है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट यहां पर देखो, एक पॉइंट यहां पर देखो, फिर एक पॉइंट यहां पर, 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 फिर एक ये वाला पॉइंट, फिर एक ये वाला पॉइंट, है ना, और इसके बाद एक पॉइंट ये हो गया। समझ गए क्या, है ना। तो ये पॉइंट अपन ने सारे जो पुली और ब्लॉक से कनेक्टेड है वो सारे पॉइंट देख लिए अपन, है ना। अब यहां से देखना,
ये वाला पॉइंट, अब जो पॉइंट है ना रस्सी के डिस्टेंस को इंक्रीज करेगा उसको तो अपने को पॉजिटिव बना के लिखना है, और जो रस्सी के डिस्टेंस को, जो रस्सी की लेंथ को छोटा करेगा है ना, तो उसको नेगेटिव बना के लिखना है। अब जैसे देखो ये वाला पॉइंट है ना इस ब्लॉक के साथ जा रहा है, तो इसके एक्सेलरेशन को कैसे लिखूंगा मैं, पॉजिटिव। और जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है ना, जो भी रस्सी के सारे पॉइंट है ना वो कनेक्ट, अच्छा पुली पर है ना 2 पॉइंट चूज करने अपने को, पुली पर कितने पॉइंट चूज करने हैं, 2 पॉइंट, पुली पर हमेशा 2 पॉइंट है ना। तो देखो ये पुली पर 1 पॉइंट यहाँ वाला है, इससे सारे देखो 2-2 पॉइंट मैंने चूज किया है, समझ गए क्या, है ना। अब यहां से देखो ये कोई पॉइंट नहीं है, जो येलो येलो वाले डॉट है ना वो सारे पॉइंट अपन ने चूज किए हैं। अब यहां से देखो जो ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक बी अपन ने ऐसा मान लिया कि ऊपर जा रहा है क्योंकि ये वाला नीचे जा रहा है ना, तो ब्लॉक बी अगर नीचे जा रहा है तो ब्लॉक बी जैसे ऊपर जा रहा है ना, ये वाला नीचे जा रहा है, ब्लॉक बी ऊपर जा रहा है, तो ये ब्लॉक बी अगर ऊपर जाएगा तो ये दोनों पुलियां भी ऊपर जाएगी, और ये दोनों पुली अगर ऊपर जाएगी तो इनके ये पॉइंट भी ऊपर जाएंगे सारे, है ना। अब यहां से देखना ये ब्लॉक भी है ना, इसके जो पॉइंट है सारे जो कनेक्ट हुए वो सारी रस्सियों की लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे देखो यह पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये रस्सी है इसकी लेंथ को नीचे करेगा, कम छोटा करेगा, है ना। ऐसे ये वाला पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, ये वाला भी कम करेगा, ये वाला भी कम करेगा, और ये वाले पॉइंट को देखो ये नीचे जा रहा है तो रस्सी की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है ना, है ना। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज, तो इसके एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे अपन, पॉजिटिव बना के। और इन पॉइंट को देखो ये पुली देखो, एक और ये वाली पुली 2, ये पुली रेस्ट पर है तो इनके ये पॉइंट भी रेस्ट पर ही है, ये पुली रेस्ट पर है ना तो इनके पॉइंट जो भी कनेक्टेड है वो भी रेस्ट पर है। और ये वाले देखो ये स्ट्रिंग जो इससे लगी हुई है ये स्ट्रिंग भी रेस्ट पर है ना, क्योंकि ये सीलिंग से टच है, तो ये भी वाला पॉइंट भी रेस्ट पर है। तो पॉइंट जो मूविंग है वो कौन कौन सा है, एक ये वाला, 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 है ना। सिर्फ 5 पॉइंट है जो मूविंग है, सिर्फ 5 पॉइंट है जो मूविंग है ना, सिर्फ 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। अब देखो ये वाले पॉइंट देखो, जो एक्सेलरेशन बी का होगा वो ये वाले पॉइंट को होगा, क्योंकि ये बी ऊपर जा रहा है तो पुली भी उसके साथ है, कोई पुली से जुड़ा हुआ है ना, बी वाला पॉइंट डायरेक्ट पुली से जुड़ा हुआ है, तो पुली जितनी स्पीड से ऊपर जाएगी, जो ब्लॉक ऊपर जितनी स्पीड से जाएगा, जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उतने स्पीड उतने एक्सेलरेशन से पुली जाएगी, है ना, क्योंकि पुली से कनेक्ट हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखना, ये जैसे पॉइंट नंबर 1 हो गया, इसके ऊपर पॉइंट नंबर 1 बोल रहे हैं, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, बाकी सारे रेस्ट पर है ना। तो इसके एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे, अब ये घटा रहा है तो माइनस ए बी, ये डिस्टेंस को इस लेंथ को, स्ट्रिंग की लेंथ को घटा रहा है ना, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो लेंथ घट जाएगी, है ना। अब ये वाला देखो ये भी घटा रहा है तो ये भी माइनस ए बी, उसके बाद ये देखो ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी माइनस ए बी, फिर ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी माइनस ए बी, और ये वाला पॉइंट देखो ये नीचे जा रहा है ब्लॉक, तो ये वाला पॉइंट भी नीचे जाएगा तो लेंथ बढ़ेगी, तो इसको पॉजिटिव बना के लिखेंगे, तो ये प्लस एक्सेलरेशन। अब ये पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, जितना ब्लॉक का होगा, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना ए, इसलिए जोड़ के लिख दिया, समझ गए क्या। ये सारे पॉइंट को घटा के बढ़ा के जोड़ के ऐसा लिखना है, और इक्वल टू क्या करना है, 0, है ना। अब यहां से देखना ये देखो कितना हो गया, -4ab, कितना हो गया, -4ab, और इसको इधर लेके आ जाओ तो ये माइनस एक्सेलरेशन है तो ये हो गया क्या, है ना। यहां से देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बी का एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन ऑफ ए, और ये डिवाइड में 4 पहुंच जाएगा, है ना। इस टाइप से अपने को निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब इसके बाद देखना एक और मेथड है इसके लिए, वर्क डन मेथड, है ना। कौन सी है, वर्क डन मेथड, वर्क डन मेथड बताता हूं इसमें, यहां से देखना वर्क डन मेथड, इससे भी अपन ये आंसर निकालेंगे, वर्क डन मेथड। वर्क डन मेथड, इसमें देखो ये रस्सी ये वाली नीचे जा रही है ना, और ये वाली रस्सी जैसे ये ब्लॉक पॉइंट ऊपर जा रहा है तो ये वाली रस्सी जैसे नीचे खींच रही है, तो रस्सी की जो लेंथ है ना, मान लो ये रस्सी नीचे जा रही है ये ऊपर जा रही है, तो रस्सी की लेंथ तो इंक्रीज तो नहीं होगी ना, रस्सी की लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट है, उसका तो कुछ होना ही नहीं है, तो रस्सी की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें यहां से देखना वर्क मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, यहां से देखो ये रस्सी में कितने टेंशन टी मान लेते हैं, पूरी रस्सी एक ही है ना, ये टेंशन टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, और ये भी टी, सारी रस्सी पूरी एक ही, तो टेंशन तो टी होगी। अब यहां से इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को देखो डायरेक्ट, है ना,
यहाँ पर देखो कितना टोटल फोर्स है, यहाँ तो टेंशन टी लग रहा है, इस ब्लॉक बी पर देखो, अच्छा यहाँ टी और यहाँ टी है, तो यहाँ कितना होगा 2t, है ना, क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग पर कितना फोर्स लग रहा होगा, अगर ये सारे ये रस्सी और ये सब सिस्टम एक साथ चल रहे हैं, तो यहाँ टेंशन टी लग रहा है, इसको ऐसे खींच रहा है, इस पुली पर देखो ये रस्सी इधर टेंशन लगा रही टी, इधर लगा रही टी, है ना, तो यहाँ इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, इन दोनों का नेट फोर्स वही तो होगा 2t, ऐसे यहाँ पर भी कितना होगा 2t, है ना, क्योंकि टी और टी ऊपर लग रहा है, तो 2t इस रस्सी में टेंशन इतना आ रहा होगा 2t के बराबर, है ना। अब यहाँ से एक चीज देखना तुम, इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को देखो, है ना, तो इस वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, तो वर्क डन बाय स्ट्रिंग, वर्क डन बाय स्ट्रिंग ये होगा इक्वल टू 0, वर्क डन बाय जो पूरी स्ट्रिंग है वो क्या होगा इक्वल टू 0, है ना। अब यहां से देखना, यहां का जो इस दोनों ब्लॉक पर देखना अपने को बस, तो यहां पर देखो ये नेट वर्क डन है ना, तो यहां पर देखो वर्क रस्सी सिर्फ स्ट्रिंग वाला वर्क बताया ना अपने को, स्ट्रिंग वाला वर्क, यहां पर देखो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, अच्छा वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर सिर्फ स्ट्रिंग की बात होगी तो वर्क की जगह क्या आएगा टेंशन, है ना, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, वर्क, है ना, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिख दिया हमने इक्वल टू 0, इसको एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करो, इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करो, तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा वेलोसिटी, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं टी डॉट वी, ये भी इक्वल टू 0 होगा, और वेलोसिटी का अपन टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा एक्सेलरेशन, है ना, तो अगर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा टी डॉट ए इक्वल टू 0, है ना। अब यहां से देखो इन दोनों ब्लॉक पर लगा हुई है, इस पर और इस पर, तो यहां पर लग रहा है देखो टेंशन ऊपर, ये डॉट प्रोडक्ट है टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट, तो टेंशन तो लग रहा है ऊपर, इस ब्लॉक पर देखो टेंशन ऊपर लग रहा है और ब्लॉक जा किधर रहा है नीचे, मतलब एंगल कितना है 180 डिग्री, तो यहां पर इन दोनों ब्लॉक पर लगा रहा हूं, तो टेंशन टी और एक्सेलरेशन कितना नीचे, और एंगल कितना हो गया डॉट प्रोडक्ट में एक कोस थीटा आता है, तो कोस 180 डिग्री, है ना। फिर इस ब्लॉक पर देखो, इस पर टोटल टेंशन कितनी लग रही है 40, 2t ऊपर तो टोटल 40 हो गया, और जा भी ऊपर रहा है तो एक्सेल दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया टेंशन और एक्सेलरेशन में 0 डिग्री, तो इसको कैसे लिखेंगे प्लस में 4t, है ना, और एक्सेलरेशन कितना ए बी, और cos 0 कितना होता है cos 0, ये तो पूरा 0 की इक्वल चल रहा है, cos 0 कितना होता है 1, है ना, तो यहां से देखना cos 180 कितना हो जाएगा -1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का टी ए, इस टाइप से cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस आ गया, और यहाँ से क्या चल रहा है अपना 4t ए बी, और cos 0 कितना 1, तो 0। अब यहाँ से देखो इस टी ए को इधर पहुंचा दो, और ये क्या चल रहा है 4t ए बी इज इक्वल टू टी एक्सेलरेशन ऑफ, यहाँ देखो टी से टी कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ से देखो चेक करो फिर एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, यहाँ से चेक करना एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन 4, ये। अब यहां से देखो एक अगर अपन शॉर्ट ट्रिक बनाए, हर बार अपन ऐसा नहीं लिखेंगे, ये जैसे टी ए कोस 180 और ये ऐसा लिख रहा है, हर बार अपन ऐसा नहीं लिखेंगे, यहां से देखना एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक बताने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक लिखने का तरीका देखना कैसे अप्लाई करते हैं शॉर्ट ट्रिक को, ऐसा लिख दो T1A1 इक्वल टू T2A2, अगर दो ब्लॉक है T1A1 इज इक्वल टू T2A2, T1A1 इज इक्वल टू T2A2, है ना, जैसे ये ब्लॉक है तो यहाँ का टेंशन लिखो इनटू उसका एक्सेलरेशन करो इक्वल टू इस ब्लॉक का टेंशन लिखो इनटू एक्सेलरेशन करो, है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट एक्सेलरेशन इनका निकल कर जाएगा। अब जैसे मान लो देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे इस मेथड से सॉल्व करना है, जैसे एक एग्जांपल देखना, जैसे मान लो ये इसे फिर से एक पुली लगा दी, ऐसे फिर इससे एक पुली लगा दी, फिर इससे एक और पुली लगा दी, उस पुली को फिर इससे कनेक्ट कर दिया, फिर ऐसे एक पुली लगा दी, ऐसे कनेक्ट करके ऐसे एक ब्लॉक इससे हैंग कर दिया अपन, है ना, ये है, और इस तीनों पुलियों से एक ब्लॉक लगा दिया, उस ब्लॉक को बोल रहे हैं अपन बी, है ना। अब जैसे देखो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है दिया हुआ है मुझे इधर, है ना,
अब कंस्ट्रेंट से बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा, है ना। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बी so that string does not select। ये अपन कंस्टेंट से तो बता रहे हैं सारी इक्वेशन, है ना। अब एक्सेलरेशन ऑफ बी बताना है अपने को, और एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना दिया है, ए, है ना। बी वाले का एक्सेलरेशन बताना है। अब देखो यहां से क्या बताया था मैंने, शॉर्ट ट्रिक, T1 A1 इज इक्वल टू T2 A2, T1 A1 इज इक्वल टू T2 A2। यहां पर देखो ये पूरी रस्सी एक ही है, ये जो अपन ने रस्सी लगाई स्ट्रिंग, ये पूरी एक ही है। तो अगर इसमें टेंशन टी होगी तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगी, यहाँ पर भी टेंशन टी होगी, यहाँ पर भी टेंशन टी होगी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, और ये भी टी, है ना। अब यहाँ देखो इस पर, यहाँ पर इस वाली रोप पर कितना टेंशन लग रहा है। अगर ये एक साथ सारे पूरा सिस्टम अगर सिलेक्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर टेंशन इस पर देखो, सिर्फ पुली पर इधर टी लग रहा है, इधर टी लग रहा है ना। और अगर ये सारा सिस्टम एक साथ चल रहा है तो यहाँ पक्का 2T लग रहा होगा, है ना। नहीं तो अगर टेंशन कम ज्यादा हो जाएगी तो रोप सेलेक्ट कर जाएगी ना, तो इसलिए टेंशन बराबर लगेगी। तो इस पुली पर देखो टी ऊपर, तो यहाँ पर भी 2T लग गया, है ना। ऐसे यहाँ पर भी देखो ये भी 2T, यहाँ पर भी 2T, ये नेट फोर्स लग रहा है इस वाली स्ट्रिंग पर। अब यहाँ पर देखो ब्लॉक बी वाले को देखो और इसको देखो ए वाले पर, तो T1 A1 लिखो इस पर, तो टी इसका टेंशन कितना रहेगा टी, और एक्सेलरेशन कितना ए, T2 A2, मतलब इस पर बी वाले पर, तो बी वाले पर टोटल टेंशन कितना है 2T 6T, और उसका एक्सेलरेशन तो अपने को पता नहीं है बी वाले का। ऐसे देखो टी से टी कैंसिल, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आया A/6। देखो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है A/6, समझ गए क्या। एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है A/6, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से, इससे मान लो कोई ब्लॉक है ऐसे रखा हुआ है, एक ब्लॉक तो ऐसे रखा हुआ है और एक ब्लॉक भी ऐसे रखा हुआ है ना। मैंने क्या किया, ये ए वाला ब्लॉक है, ये बी वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने एक्सेलरेशन दिया है ए, है ना, और इसको ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे, और यहां से स्ट्रिंग लेके इसे लगा दिया। देखो देखो कितनी स्ट्रिंग चल रही है, सारी स्ट्रिंग इसमें मूवेबल है। ये ब्लॉक अगर एक्सेलरेशन ऐसे चल रहा है तो अपने को एक्सेलरेशन ऑफ बी बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, है ना। अब यहां से देखो ए वाला किधर जा रहा है, एक्सेलरेशन ए से। अब देखो ये स्ट्रिंग जो लगी हुई इसमें एक ही स्ट्रिंग है पूरी, यहां से लेके यहां तक ऐसे घुमा के इसे लगा दिया। तो अगर मैं इसमें टेंशन टी मानूं तो यहाँ पर भी टी है ना, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, और यहाँ पर भी टी है ना। यहाँ टी तो यहाँ कितना 2T, है ना, और यहाँ पर भी कितना है 2T, यहाँ पर भी कितना है 2T, और यहाँ पर भी कितना है 2T, है ना। अब देखो दोनों ब्लॉक को देखो, तो T1 A1 इक्वल टू T2 A2, ये अप्लाई करना है ना अपने को। अब यहां से देखना, इस पर टोटल टेंशन देखना, इस वाले ब्लॉक पर कितने लगेंगे T 2T, तो ये 4T प्लस एक OT 5T हो गया, और उसका एक्सेलरेशन है ए, उस पर देखो टोटल टेंशन कितनी है 2T, और ये 2T 4T, और एक्सेलरेशन ऑफ बी तो निकालना ही अपने को, तो उसका नाम दे दिया एक्सेलरेशन ऑफ बी, टी से टी कैंसिल, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है देखो 5A/4, 5A/4, है ना। समझ गए क्या, इस टाइप से, है ना। एक और क्वेश्चन देखना, जैसे देखो ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस टाइप से एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, और इसको ऐसे, चलो मैं यहां से इसको सीलिंग से ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, और यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है ना, ये ब्लॉक ए है और ये बी है। अब देखो मुझे एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का दिया है पहले से,
ऑलरेडी कि ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ऐसे, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी बताना है। अब इसमें देखो एक ही पुली एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन ऑफ बी उस वाले का, इस वाले का एक्सेलरेशन दिया है ना। फिर कंडीशन वो ये कि रोप क्या नहीं होनी चाहिए, डज नॉट स्लेक। अब यहां से देखना, ये ब्लॉक ये एक ही पुली चल रही है, ये वाली तो रेस्ट पर है, देखो यहाँ कनेक्ट है ना, वाली तो रेस्ट पर है। अगर इसका एक्सेलरेशन ए दिया है, इस वाले का एक्सेलरेशन है, तो फिर से अपने देखो ये यहां से यहां तक एक ही रोप है, तो टी टेंशन मान लो ना ये, तो यहां पर भी टेंशन टी। अब यहाँ देखो यहाँ टी तो यहाँ कितना 2t है ना। फिर अपना लगाओ T1A1 इज इक्वल टू T2A2। यहां पर देखो टोटल टेंशन कितनी है 2t, तो ये 2t, एक्सेलरेशन कितना a इक्वल टू, वहां पर टेंशन देखो कितनी है t, उसका एक्सेलरेशन बताना है अपने को b वाले का, देखो t से t फिर कैंसिल, तो एक्सेलरेशन b कितना आया 2a। देखो b वाले का एक्सेलरेशन कितना आया 2a, समझ गए क्या, है ना। इस टाइप से अपने को क्वेश्चन करना है शॉर्ट तरीके से। देखो ये T1A1 इज इक्वल टू T2A2, T1A1 इज इक्वल टू T2A2, है ना, समझ गए क्या। इस टाइप से अपने को क्वेश्चन सोल्व करने है ना। चलो फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें है ना मैं कुछ इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे आपने टेंशन भी निकालना है, एक्सेलरेशन तो निकाल ही लिया अपन ने, पर टेंशन भी निकालना है, तो वो सारे अपन क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। तो ये अपना कंस्टेंट मोशन यहाँ पे हो गया, है ना, फिनिश कंस्टेंट मोशन, इतना ही है बस इसमें। फिर इसके बाद अपन इसके क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।